हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे हिंदी। तो हिंदी पीजीटी पेपर 2 का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे। और इस प्रैक्टिस सेट में जो है स्टूडेंट टोटल जो है 10 सेट दिया हुआ है। इसमें जो है टोटल 10 सेट दिया हुआ है, जिसमें से जो है हम लोग 8 सेट पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में जो है टीआरई 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को जो है हम लोग पढ़ेंगे आज। और आपका जो है एग्जाम में टोटल जो है 150 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से जो है आपका जनरल लैंग्वेज जो है 30 नंबर रहेगा। जनरल स्टडीज का क्वेश्चन जो है आपका 40 नंबर का रहेगा। और जो हिंदी या जो अपना सब्जेक्ट रहेगा जिनका, वो जो है 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में हिंदी पीजीटी पेपर 2 का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे टीआरई 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सी सीधों की बानियां की भाषा है? तो कौन सी जो है सीधों की बानियों की भाषा है? तो संध्या भाषा जो है सीधों की बानियों की भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन आदिकाल के कवि हैं? तो इनमें से जो है कौन आदिकाल के कवि हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हृदय राम। हृदय राम जो है रीति काल के कवि हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नाभादास। नाभादास जो है भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राणचंद्र। प्राणचंद्र जो है भक्ति काल के कवि हैं। तो इसमें से जो है कोई भी कवि जो है आदिकाल के कवि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। हृदय राम जो है रीति काल के कवि हैं। नाभादास जो है भक्ति काल के कवि हैं। और प्राणचंद्र भी जो है भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं? तो आकाशदीप कहानी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74। इनमें से कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं? तो लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक कौन है? तो ये हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75। इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? तो इन सिद्ध कवियों में से जो है कौन सर्वप्रथम जो है माने जाते हैं? तो सरहप्पा जो है सिद्ध कवियों में जो है सर्वप्रथम माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76। इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? तो कौन जो है राम काव्य परंपरा के कवि हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है प्राणचंद्र। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है तुलसीदास। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है नंददास। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक। और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो है राम काव्य परंपरा के कवि कौन है? तो राम काव्य परंपरा के कवि तुलसीदास और प्राणचंद्र दोनों हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय विरचित कहानी है? तो कौन सी जो है अज्ञेय विरचित कहानी है? तो विपथगा जो है अज्ञेय विरचित कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78। इनमें से विद्यापति के पिता का नाम क्या है? तो विद्यापति के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था गणपति ठाकुर। गणपति ठाकुर जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
क्वेश्चन नंबर 79, रोबहू सब मिलिकै आबहू भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इनमें से कौन उपयुक्त पंक्ति के रचयिता हैं? तो कौन जो है उपयुक्त पंक्ति के रचयिता हैं? तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन प्रतीकात्मक नाटक है? तो कौन जो है इसमें प्रतीकात्मक नाटक है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है विशाख, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है एक घुट, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है चंद्रगुप्त और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है कि कौन प्रतीकात्मक नाटक है? तो इसमें से जो है कोई भी प्रतीकात्मक नाटक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं? तो कौन जो है मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं? तो ये हैं बिहारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से याज्ञनिक किस काल के कवि हैं? तो याज्ञनिक जो है किस काल के कवि हैं? तो आदि काल के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, बीती बिभारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इनमें से कौन उपयुक्त पंक्ति के रचयिता हैं? तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? तो भारत भारती काव्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? तो गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि कौन है? तो ये हैं सूरदास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से कौन नाथ पंथ से संबंधित कवि हैं? तो नाथ पंथ से संबंधित कवि जो है इसमें कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नागार्जुन, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है भट्ट केदार, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है जड़ भरत। तो नाथ पंथ से जो है संबंधित कवि हैं वो है जड़ भरत और भट्ट केदार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन आ कविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं? तो कौन जो है आ कविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं? तो आ कविता जो है सबसे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बीजप है। तो कविता आंदोलन से संबंधित कवि जो है इसमें कौन है? तो ये हैं जगदीश चतुर्वेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? तो अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो अष्टछाप के संस्थापक हैं विठल नाथ। क्वेश्चन नंबर 89, कौन प्रयोगवादी कवि हैं? तो प्रयोगवादी कवि जो है इनमें से कौन है? तो प्रयोगवादी कवि अज्ञेय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास है? तो कौन सा जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है विरचित उपन्यास है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मैला आंचल, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है तितली, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है परती परिकथा, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा विरचित उपन्यास जो है मैला आंचल है, तितली है और परती परिकथा है। सॉरी स्टूडेंट, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है विरचित उपन्यास मैला आंचल है और परती परिकथा है, यही दोनों है, तितली नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 100 तक जो है दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है गद्यांश में से दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग गद्यांश में दिया हुआ है उसी से जो है हम लोग करेंगे, कहीं अलग से जो है या अपने मन से जो है इसका आंसर नहीं करेंगे।
तो गद्यांश को जो है पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो साहित्योन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत के गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और निरूपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वान जनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है, उतनी उन दिनों कभी कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल में यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। अब जो है हम लोग इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक जो है क्या होगा? तो गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा पुस्तकालय और भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। तो पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी मुद्रण कला के आविष्कार से पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था। तो प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था क्योंकि भारत में विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्यानुरागी पढ़ने आते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। तो पुस्तकालय जो है भारत के लिए नई वस्तु नहीं है क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। तो साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो पुस्तकालय है। क्वेश्चन नंबर 96, पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ। तो पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ है लिपि के आविष्कार के साथ। क्वेश्चन नंबर 97, सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य है। तो सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य क्या है? तो पुस्तकालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था। तो पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था कहाँ होता था? तो निरूपालय में और देवालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का विकास के कारण है? तो कौन सा जो है पुस्तकालय के विकास का कारण है? तो पुस्तकालय के विकास का कारण है मुद्रण कला का आविष्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारत को अपने अतीत के गौरव पर गर्व है। तो भारत को अपने अतीत के गौरव पर गर्व है पुस्तकालय के बल पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक। तो 101 से 110 तक जो है गद्यांश से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले जो है हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनके लिए हम आंखें बिछाने के लिए तैयार रहते हैं, जिनकी स्मृति तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्हें रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों का जीवन का उद्देश्य केवल रुपये बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है
और अधिकांश अवस्था में उन्हें किसी नहीं पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है। मानव समाज जो है स्वार्थी अवश्य है और वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 101, धन के प्रति अति आग्रह होने से, तो धन के प्रति अति आग्रह होने से उसमें धन लोलुपता आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102, जीवन को अर्पित करने का अर्थ है, तो जीवन को अर्पित करने का अर्थ क्या है? तो जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता है और मर जाता है? तो जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में वही पूजा जाता है, तो अंत में जो है वही पूजा जाता है जो मनुष्य अपने जीवन को मानव कल्याण में लगाता है। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 105, संसार में उन्हीं की उपासना होती है, तो संसार में उन्हीं की उपासना होती है जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, धन लोलुप व्यक्ति समाज में, तो धन लोलुप व्यक्ति समाज में क्या होता है? तो धन लोलुप व्यक्ति समाज में जो है विस्मृत कर दिया जाता है या अप्रतिष्ठित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धन से श्रेष्ठ है? तो कौन सा जो है धन से श्रेष्ठ है? तो धन से श्रेष्ठ क्या है? तो यश और त्याग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य है, तो सच्चे मनुष्यत्व का जो है क्या उद्देश्य है? तो इसका जो है उद्देश्य है धन लोलुपता का अभाव और जीवन को दूसरों के कल्याण में अर्पित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, मानव समाज स्वार्थी है, तो मानव समाज जो है स्वार्थी है क्योंकि जो है मानव समाज स्वार्थी है पर वह निस्वार्थी की उपासना करता है और पर वह निस्वार्थ का सम्मान करता है। तो इसमें जो है ये दोनों होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो गद्यांश के अनुसार जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है धन की पूजा सर्वत्र होती है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है धन जीवन का सर्वस्व है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है धन जीवन का वरदान है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक। और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है कोई नहीं सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें जो है कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो सामीप्य जो है भाववाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो कौन सा जो है इसमें गुणवाचक विशेषण है? तो इसमें से जो है कोई भी जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि जो है गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? तो गुणवाचक विशेषण वे होते हैं जिनसे वस्तु के गुण, दोष, रूप, आकार, स्थिति, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो कौन जो है इसमें द्वंद्व समास है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ऋषि मुनि। तो ऋषि मुनि जो है द्वंद्व समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रत्येक। प्रत्येक जो है कौन सा समास है? तो प्रत्येक जो है अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है परोक्ष। परोक्ष जो है कौन सा समास है? तो परोक्ष जो है अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो कौन सा जो है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है वाहन, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कलम, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पानी, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ था स्टूडेंट वाहन। तो वाहन जो है कौन संज्ञा है? तो वाहन जो है जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है कलम। कलम भी जो है जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है पानी। पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इनमें से कोई जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी सकारात्मक क्रिया है? तो कौन सा जो है इसमें सकारात्मक क्रिया है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है खाना, सेकंड ऑप्शन में है कहना, थर्ड ऑप्शन में है दौड़ना, फोर्थ ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है सकारात्मक क्रिया है खाना और कहना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी समास की परिभाषा है? तो समास जो है किसको कहते हैं? तो समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है, उसे जो है समास कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है? तो इसमें जो है कौन सा जो है इसमें अवयव है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जब, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पुत्र, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है ठीक, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो है अवयव कौन है? तो अवयव जो है जब है और ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसमें जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और निश्चयवाचक सर्वनाम जो है कहते किसको हैं? तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता हो, उसे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें जो है कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अकड़। अकड़ जो है कौन सा? अकड़ जो है क्या है? तो अकड़ जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अफवाह। अफवाह जो है क्या है? तो अफवाह भी जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है स्पर्श। स्पर्श जो है पुल्लिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग जो है किसमें नहीं होता है? तो वर्तमान और भविष्यत काल में जो है नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इसमें जो है कौन सा शुद्ध शब्द है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है मंत्रिमंडल। तो ये जो मंत्रिमंडल दिया हुआ है ये जो है अशुद्ध शब्द है, क्योंकि जो है मंत्रिमंडल जो है ऐसे लिखाता है। नेक्स्ट है भ्रातागण। भ्रातागण जो है शुद्ध लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है योगी वर। योगी वर भी जो है अशुद्ध है। योगी वर जो है लिखाता है, योगी वर जो है ऐसे लिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सी आकर्मक क्रिया है? तो इसमें जो है कौन आकर्मक क्रिया है? तो सोना जो है आकर्मक क्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि की परिभाषा है? तो इसमें जो है संधि की परिभाषा कौन है?
तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है संधि में दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है संधि में दो पदों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है संधि में दो वाक्यों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संधि जो है किसको कहते हैं, तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किसमें कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कर्ता कारक के ने चिन्ह का जो है प्रयोग होता है समान भूत में और आसन भूत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन शब्द है। तो इसमें जो है बहुवचन शब्द कौन है, तो प्राण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसमें जो है क्रिया विशेषण कौन है, तो इस फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अरे, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है हाय, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है नगर, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है कोई भी जो है क्रिया विशेषण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्रिया विशेषण जो है कहते किसको हैं, तो वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो कौन जो है इसमें दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो फर्स्ट में दिया हुआ है देवर्षि। देवर्षि जो है गुण संधि है। नेक्स्ट है सदैव, सदैव जो है वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है यद्यपि, यद्यपि जो है यन संधि है। तो इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि का जो है उदाहरण कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन बहुवचन शब्द है। तो बहुवचन शब्द जो है इसमें कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है स्त्रीजन, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है नारी वृंद, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है देवालय। तो स्त्रीजन और नारी वृंद जो है दोनों बहुवचन शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो कौन सा जो है इसमें शुद्ध शब्द है, तो निर्दयी और निर्दोष दोनों जो है शुद्ध शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। तो इसमें जो है कौन समूहवाचक संज्ञा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गुच्छा, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कुंज, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है विजयदशमी, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है गुच्छा व कुंज दोनों जो है समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आज जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी BPSC TRE 4.0 में हिंदी PGT पेपर 2 का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिविज़न कीजिएगा।